एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 22 अगस्त के 2022 में जो आरआरबी ग्रुप डी के फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स आए थे उसके सारे प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले शिफ्ट से, मॉर्निंग शिफ्ट से। पहला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी। यहाँ पे हमें 4 परिस्थितियाँ दी गई हैं, इनमें से कोई एक सही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक से शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर भी हमने रख दिया पहले ऑप्शन के अनुसार। यहाँ से हम एक प्रकाशीय रेखा जाएगी जो कि फोकस से पास होगी और दूसरी प्रकाशीय रेखा फोकस से लेके जाएंगे, यहाँ से टकरा के पैरेलली यहाँ समांतर आएगी और कट होगा यहाँ पे। तो ये हमारा इमेज हो गया, यानी कि प्रतिबिंब हो गया हमारा, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी कि वस्तु होगी। अब देखिए कि जब केंद्र पर रख रहे हैं तो हमारा वास्तविक भी बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है और समान आकार का बन रहा है, यानी हमारा ऑप्शन पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है तो चालक का प्रतिरोध हमें निकालना है। मान लेते हैं ये चालक है जिसका प्रतिरोध R है, इसे हमने जोड़ दिया है 5 वोल्ट के विभवांतर से। ये 5 वोल्ट का विभवांतर बैटरी हो गया और करंट इसमें कितना जा रहा है, 2.5 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है। तो आपको पता है ओम का नियम, V = IR। V दिया है 5 वोल्ट, I कितना दिया है 2.5 मिली एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। इसको लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁴ एम्पियर। ये दशमलव हमने हटा दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 25 × 10⁻⁴ एम्पियर इंटू रजिस्टेंस हमें निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 5/25 × 10⁻⁴, 5 × 5 = 25, यानी 1/5, और ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। 10⁻+4 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻³ लिख सकते हैं, बटे में 5, 5 दूनी 10, 2 पर कितना 0, 1, 2 और 3 0, यानी कि 2000 ओम हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है तो उसमें बिजली पैदा होती है और इसे हम विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हिंदी इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक दिया है 1.5, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि अपवर्तनांक n बराबर C/V। C क्या है, प्रकाश की चाल है निर्वात में, और V क्या है, प्रकाश की चाल है उस माध्यम में। n क्या है, हमारा अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। ठीक है, हमें n दिया है 1.5 यानी कि 3/2। C क्या होता है, 3 × 10⁸, और V हमें निकालना है। 3 से 3 कैंसिल, तो V बराबर क्या होगा, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को दर्शाया जाता है किस मान से। ठीक है, तो उत्तल लेंस हमें दिया है, ये हो गया उत्तल लेंस, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक बिंदु, और क्या बोल रहा है कि जो वस्तु है वो 2f की दूरी पर रखा गया है, ये f हो गया, और ये 2f मतलब वक्रता केंद्र 2f होता है। C बराबर क्या होता है, 2f, आपने पढ़ा होगा, R बराबर 2f। R कहाँ है, वक्रता की त्रिज्या है। ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमें निकालना है। तो हमेशा याद रखना है, C पर हमने क्या किया, वस्तु को रख दिया, तो आवर्धन निकालने के लिए क्या करना होगा, V/U हमें निकालना होगा। ठीक है, V क्या है,
प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी तो हमारे पास है 2f, हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो u बराबर क्या हो गया, -2f होगा। क्यों, इधर की डिस्टेंस क्या हम मानते हैं नेगेटिव और इधर वाला होता है पॉजिटिव। अब देखना है इसका इमेज किधर बनेगा। तो जब भी हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ये याद रखना है। ये वक्रता केंद्र है हमारा, यहीं पे इमेज हमेशा बनेगा। तो और इसकी लंबाई जो होगी इसी के बराबर होगी और उल्टा होगी। ठीक है, तो हमारा v क्या होगा, 2f होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इधर बना है। तो m बराबर क्या हो गया, v/u। v का मान हमें मिला है 2f और u का मान -2f, कैंसिल होगा तो -1, यानी m का मान हमें क्या मिलेगा, -1 आंसर हो जाएगा। आपने इस डायग्राम को ठीक से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पारदर्शी माध्यम A और B में प्रकाश की चाल दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। माध्यम B के सापेक्ष माध्यम A का अपवर्तनांक, यानी माध्यम A का अपवर्तनांक निकालना है माध्यम B के सापेक्ष, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये दो माध्यम है, ये माध्यम A है और ये माध्यम B है। यहाँ से कोई प्रकाश आई है और इधर चली गई है। यहाँ पे हमें प्रकाश का मान दिया है 2 × 10⁸ और इधर दिया है हमें ये 2 × 10⁸ और ये 2 × 2.5 × 10⁸। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है μA × 2 × 10⁸ और μB × 2 × 2.5 × 10⁸। फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। स्नेल्स लॉ में जैसे आपने पढ़ा होगा कि μA sin I = μB sin R होता है, जहाँ A और B दूसरे माध्यम हैं। उसी तरह μA VA बराबर μB VB होता है। VA क्या है, उस माध्यम में वेग है प्रकाश का और ये उस माध्यम में चाल है प्रकाश का B में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने μA VB का ये वाला मान हमने फॉर्मूला यूज किया है। अब क्या करेंगे, μA और μB हमें निकालना है। तो ये क्या होगा, 2.25 × 10⁸ बटे में 2 × 10⁸, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 2.25/2 1 1 2 दूनी के 4 1 5 दूनी 10, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 ये ओम है। 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के दो व्यास सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। एक 100 ओम वाला प्रतिरोध वाला एक धातु का तार है, जिसे हमने क्या किया है, ये हो गया हमारा तार, और इस तार को हमने मोड़ के एक वृत्त बना दिया है। अब बोल रहा है कि व्यास क्या होगा इसका, ये वाला बिंदु। इस लाइन को हम मिटा देते हैं, बस समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। इस बिंदु A और इस बिंदु B, इन दोनों के बीच इसका प्रतिरोध क्या होगा। चूँकि पूरे का प्रतिरोध क्या था 100 ओम, तो इस आधे वाले लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा 50 ओम होगा, और इस आधे वाले लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा 50 ओम होगा। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला पता होगा, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 2 × 50/50, ये हो जाएगा 50 × 50 बटे में 50 + 50। तो ये लिखेंगे 50 × 50 और ये होगा 2 × 50। तो 50 से 50 कैंसिल, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 ओम हमारा आंसर हो जाएगा R इक्विवेलेंट का मान। ये हमें बस याद रखना है कि लंबाई सिर्फ बदली है, आधे लंबाई का आधा प्रतिरोध हो जाएगा और उसका हमने समांतर क्रम में जोड़ के उसका प्रतिरोध निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फेरो वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एक कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र फेरो की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। इसलिए B फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, B कॉइल बराबर N × B लूप। ठीक है, तो लूप हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच के अनुपात निकालना है। तो B कॉइल बराबर B
लूप बराबर क्या होगा, n/1 हमारा, यानी कि n/1 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न में हमें यही निकालना था, कुंडली और लूप के जो कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका अनुपात हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये याद रखना है, चालक का प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R=ρL/A। रो क्या है, प्रतिरोधकता, L लंबाई और ये क्षेत्रफल है। तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर R तो निर्भर करेगा ही, जैसे जैसे ये हम बढ़ाएंगे R घटेगा, तो ये तो होगा, निर्भर करेगा इस पर। चालक की लंबाई पे भी निर्भर करेगा। चालक का तापमान, आपको पता होगा रजिस्टिविटी, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसे वैसे वैसे रजिस्टिविटी इसकी बढ़ती जाती है, तो ये भी होगा, इस पर भी निर्भर करेगा। चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, तो ये गलत है, हम चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की वजह से उसका प्रतिरोध में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूँकि अब दूसरा शिफ्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण हवा से 1.45 के अपवर्तनांक वाले ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है। यदि ऑप्टिकल फाइबर के सिरे पर प्रकाश की किरण का आपतन कोण 22 डिग्री है, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपवर्तन कोण क्या होगा? ये एग्जाम में बहुत ही टेढ़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया था। तो आप मान लीजिए ये हमारा क्या है ना, ऑप्टिकल फाइबर है। ये ऑप्टिकल फाइबर का एक मैंने छोटा सा बस टुकड़ा लिया है। अब इसमें क्या है, जो इसका अपवर्तनांक हमें दिया है वो दिया है 1.45, ठीक है। और ये यहाँ से हमारे प्रकाश का किरण यहाँ पे एंटर हुई है और ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यहाँ पे हमें जो आपतन कोण दिया है 22 डिग्री दिया है, और ये जो अपवर्तन कोण है मान लेते हैं ये R है, हमें यही निकालना है, ठीक है। तो जो ये हवा है, हवा से बोल रही है, तो हवा में अपवर्तनांक क्या होता है, μ1 होता है, और इस ऑप्टिकल फाइबर का मान दिया है μ2 बराबर 1.45 प्रश्न में। और स्नेल का नियम क्या कहता है, μ1 sin I बराबर μ2 sin R। I क्या है, आपतन कोण है, तो μ1 1 हो गया, साइन 22 डिग्री हो गया, μ2 हमें दिया है 1.45 और साइन R हमें निकालना है। तो साइन R बराबर क्या होगा, साइन 22/1.45। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको R मिलेगा लगभग 14.99 के आसपास। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 3। चूँकि एग्जाम में ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है तो इस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि मुझे भी साइन 22 का मान नहीं पता है। फिर साइन 22 का मान रखेंगे, फिर 1.45 से भाग देंगे, भाग देने के बाद उसका इन्वर्स लेंगे तो हमें R निकलेगा। तो ये बहुत लंबा और टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देना ही बेहतर है एग्जाम में। लेकिन तरीका आप जान लीजिए, हो सकता है 22 डिग्री के बजाय हमें 30 डिग्री दे देता, तो उस केस में हमें निकालना आसान हो जाता थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, 0.7 ओम प्रतिरोध 1 मीटर लंबाई और 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी? फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर ρL/A। हमें प्रतिरोधकता रो निकालना है, तो ये क्या होगा, RA/L। R हमें कितना दिया है, 0.7 ओम। एरिया, ये क्या है, एरिया है किसका, मान लेते हैं ये वायर है हमारा, मैंने मोटा थोड़ा दिखाया है इसमें। तो ये एरिया जो है इसे हम बोलते हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो A बराबर क्या होगा, πr² होगा। पाई का मान कितना होगा, ले लेते हैं हम 3.14। R कितना दिया है हमें, व्यास दिया है, व्यास मतलब डायमीटर 0.2 mm। तो हमारा रेडियस कितना होगा, 0.1 mm होगा। इसको लिख सकते हैं 0.1 × 10⁻³ मीटर, सबको हमको मीटर में बदलना है। फिर इसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴ मीटर, 1 दशमलव हमने इसमें से हटा दिया है। अब रखते हैं यहाँ पे, एरिया कितना होगा, 3.14 गुने 10⁻⁴, R² है, तो ये 10⁻⁴ × 10⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ पे R हमें निकाला है 10⁻⁴, एक लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 10⁻⁴ हो गया, बटे में क्या आएगा, लंबाई दिया है 1 मीटर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 एकम 7, 2 9, 17 21, ठीक है। इनटू कि इसमें कितना दशमलव था, 2 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, तो इसको 10⁻³ लिख सकते हैं।
और ये 10⁻⁻8 हमारा ऊपर है ही, तो इसको क्या लिखेंगे 2198 गुने 10⁻11। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं 21.98 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻11। इसे हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो -9। फिर इसे हम लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10⁻8, इसे लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 2 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। प्रतिरोधकता का जो SI यूनिट होता है ओम मीटर होता है। तो 2 इंटू 10⁻8 हमारा ऑप्शन है 2, तो यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2 किलोवाट AC का उपयोग 250 वोल्ट AC मेंस पर किया जाना है, जिसके लिए एक केबल में फिट किए गए 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता होती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विद्युतमय तार में एक फ्यूज जुड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल एक फ्यूज जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज आता है तो फ्यूज जल जाएगा और हमारा पूरा विद्युत परिपथ बच जाएगा। हरा तार अर्थ पिन कनेक्शन के लिए होता है, ये भी सही है। न्यूट्रल तार काले रंग का होता है, ये भी सही है। उपयोग किए जाने वाले फ्यूज का उपयुक्त मान 12 एम्पियर होता है, ये गलत है। आपको पता होगा पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करेंट। तो हमें करंट यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा P/V। P दिया है हमें 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट, वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट, भाग दे देते हैं 0 से 0, 25 वाट है 200, यानी कि हमारा करंट निकल गया 8 एम्पियर। तो जो हमारा फ्यूज है वो 8 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, मान लेते हैं 8.1 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 0.1 का इसमें करंट बहेगा तुरंत ये फ्यूज गल जाएगा और हमारा विद्युत परिपथ जलने से बच जाएगा। अगर 12 एम्पियर रख देंगे तो ये तो बहुत है, तब तक तो हमारा पूरा परिपथ ही खराब हो सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी घटनाएं शामिल हैं? तो पहला अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन होता है। दूसरा है केवल अपवर्तन होता है। तीसरा है केवल परावर्तन होता है और चौथा है अपवर्तन होता है, फिर वर्ण विक्षेपण होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयोजन होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चांदी के तार को L/3 लंबाई 3A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले क्रोमियम के तार से बदल दिया जाता है, तो परिपथ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव बढ़ेगा? तो हमें क्या करना है, दोनों सिल्वर और क्रोमियम दोनों का ही हमें प्रतिरोध जो है वो निकालना होगा और उस हिसाब से हमें देखना होगा। तो मान लेते हैं सिल्वर का हम निकालते हैं, RS बराबर क्या होगा, ρS/L/A। ρS हमें दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁸, ये ओम मीटर है। उसके बाद लंबाई हमें दिया है L, ये यहाँ पे, और एरिया दिया है हमें A। फिर उसके बाद क्रोमियम का निकालते हैं RC, तो ये हो जाएगा ρC इंटू L/A। ρC कितना दिया है 12.9 इंटू 10⁻⁸। L हमें कितना दिया है L/3 और A हो गया है 3A। ठीक है, तो इनको अब भाग देते हैं, RS यानी सिल्वर, RC क्रोमियम बाई A, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸ L/A, और इसको भाग देंगे तो ये 3A ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 12.9 इंटू 10⁻⁸ इंटू L/3 आएगा। इस A से A कैंसिल हो गया, इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से इसको कटा देते हैं, 3 चौके 12, 3 9, तो ये क्या होगा हमारे पास 1.6/4.3। अब RC/RS अगर करें, पलट दें हम, तो क्या होगा, ये 4.3/1.6 यानी 43/16। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है हमारा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 3 48, 4.8/4.3। जब भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 1.05। इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें सिल्वर से क्रोमियम का तुलना करना था, यानी कि जो सिल्वर के बाद हम जो क्रोमियम में हमने प्रतिरोध बदला है उसका बढ़कर स्वयं का 1.05 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है क्या कहलाता है? इसे हम ध्रुव बोलते हैं। आपने गोलीय दर्पण बनाया होगा, ये हमारा हो गया पोल, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र लेंस के केस में भी। तो ये हो गया हमारा ध्रुव से समान दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि, ये याद रखना है कि इधर कोई फोकस नहीं होता, लेकिन अगर ये मान लेते हैं उत्तल दर्पण होगा तो हमारा फोकस और कर्वेचर इधर होगा, और अवतल होगा तो इधर फोकस और कर्वेचर होगा, दोनों से समान दूरी पर फोकस होता है ध्रुव से। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाली क्या है? तो ये तार की पदार्थ की प्रकृति है। तार की पदार्थ की प्रकृति जो है, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, उसके आकार यानी लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। तो आकृति नहीं होगा, फेरों की संख्या, मोटाई कुछ नहीं होगा, बल्कि उसका तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के मध्य सही संबंध क्या होगा? तो आपको पता होगा r बराबर क्या होता है 2f, तो f बराबर r/2, तो जो इसमें से मिल जाए हमें r/2 बराबर f हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। आप जब उत्तल लेंस बनाएंगे तो जो भी अनंत से रेखा आती है ऐसे, वो जाके मिलती है कहाँ? फोकस पे, यानी कि मुख्य फोकस पे मिलेगी। हमारा आंसर क्या होगा 2। अब देख लेते हैं इवनिंग शिफ्ट वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक परिपक्व ब्लू व्हेल की लंबाई 30 मीटर है, जबकि एक बेबी व्हेल की लंबाई 10 मीटर है। बेबी व्हेल को 15 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि बेबी व्हेल का निर्मित प्रतिबिंब परिपक्व व्हेल के आकार का और वास्तविक हो? तो मान लेते हैं जो बेबी व्हेल है हमारा H0, उसका 10 मीटर जो दिया है, इसका प्रतिबिंब परिपक्व व्हेल HI 30 मीटर के जैसा हमें बनाना है। यानी ये कितना गुना हो रहा है? 3 गुना, यानी आवर्धन हमारा क्या हो गया? 3 गुना। अब ये आवर्धन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमें वास्तविक बनाना है, तो वास्तविक में आवर्धन क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब आपको एक को फॉर्मूला पता होगा, m बराबर क्या होता है? f/f-u। m दिया है हमें -3, f दिया है हमें -15। यहाँ पे फोकस आप देखिए, माइनस क्यों लिया है? क्योंकि अब अवतल दर्पण का है, तो ये नेगेटिव में होता है फोकस। -15 नीचे होगा और u हमें निकालना है। अब क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 15, तो ये क्या होगा? -15 - u बराबर 5। तो u को इधर लाएंगे तो -15 - 5 बराबर क्या होगा? -20। यानी कि 20 मीटर दूरी पर यदि हम व्हेल को रखते हैं तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रतिरोध वाले 2 तारों के अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 है और 3:2 है, तो उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा? ये जो ये लंबाई का अनुपात दिया है, लिखना मैं भूल गया था। तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 1:9 और लंबाई का दिया है 3:2। तो हमें फॉर्मूला पता है कि R बराबर क्या होता है? ρl/a। हमें उनकी प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी का मान हमें निकालना है। दोनों का प्रतिरोध क्या है? समान है। तो R मान लेते हैं, पहला 1 है और दूसरा है ये R1 ρ1 L1/A1 और दूसरा है R2 ρ2 L2/A2। अब क्या करना है हमें? दोनों R1 और R2 तो हमें बराबर दिया है क्वेश्चन में, तो हम लिख देंगे ρ1 L1/A1 = ρ2 L2/A2। ठीक है, हमें ρ1/ρ2 का अनुपात निकालना है, तो ρ1/ρ2 इधर ला देते हैं, ये L2/A2 इधर ही रहेगा और ये A1 ऊपर चला जाएगा और L1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसे हम सजा देते हैं L2/L1 × A1/A2। प्रश्न में देखिए आप, ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि A1/A2 हमें दिया है 1/9
और L1/L2 दिया है हमें 3/2। अब इसका मान रखिए, ये L2/L1 है तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, पलट जाएगा। और ये A1/A2 यानी 1/9 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2/27 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो लैंप द्वारा प्रति लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसका आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। ये हो गया हमारा, ये लैंप है 25 ओम का, ये V वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है और इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो है 100 जूल के बराबर। ठीक है, प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही है 100 जूल ऊष्मा। तो जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है, पावर को हम क्या बोलते हैं, जूल प्रति सेकंड। P बराबर क्या होता है W/T। W का यूनिट क्या होता है जूल और T का यूनिट होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड हम पावर बोलते हैं, यानी हमें पावर क्या दिया है, पावर दिया है 100 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला P = क्या होता है V²/R। P दिया है 100, V² हमें निकालना है और R हमें दिया है 25। तो V² क्या होगा 25 × 100, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 5 × 10 हो जाएगा, यानी कि 50 वोल्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि कांच के एक समबाहु प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण कोण पर आपतित होती है और इस प्रकार प्रिज्म से होकर गुजरती है कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण इसके आधार के समानांतर होती है और निर्गत कोण बीटा पर निकलती है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा। यहाँ पे ये जो थीटा कोण है, आपतित कोण थीटा है और निर्गत कोण बीटा है। तो मान लेते हैं ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि अपवर्तित किरण जो है वो आधार के समानांतर है, यानी कि ये अपवर्तित किरण, मान लेते हैं यहाँ से हमें कोई किरण हमने पास कराया तो ये अपवर्तित किरण होगी, ये इस आधार के समानांतर है। तो जब ये इस आधार के समानांतर होगी तो परावर्तित किरण ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो जब प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण आधार के समानांतर होती है तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है और इसी स्थिति में आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर हो जाता है। इसलिए थीटा = क्या होगा बीटा हुआ। ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखना है। क्वेश्चन है 12 वोल्ट की एक बैटरी 250 ओम के प्रतिरोध से संयोजित है, इसके द्वारा 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। आपको पता होगा H = क्या होता है V²/R × T। बहुत सारे इसके फार्मूला होते हैं, एक होता है H = I²RT, H = VIT, उसी तरह एक होता है H = V²/R × T। V दिया है 12 × 12, R दिया है 250 और T दिया है हमें 5 सेकंड। 5 × 5 = 25, तो ये कितना हो जाएगा 144/50, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 8 2/100 हो गया। 2 अंक के बाद 2.88 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए राम मोहन ने एक बेलनाकार छड़ चुंबक को एक वृत्तीय परिनालिका की अक्ष के अनुदिश रखा है। वह चुंबक को परिनालिका की अक्ष के परितः घुमाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा कैसी होगी। तो इसका आंसर होगा 0। क्यों, यदि चुंबक को उसके अपनी अक्ष पर घुमाया जाता है तो परिनालिका से जुड़े जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है और फ्लक्स में बदलाव के बिना कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को किसी दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु से प्रकाश किरणें मुख्यतः अक्ष के समानांतर हो तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो इसका ये बनेगा कहाँ पे, मुख्य फोकस पे बनता है, यही इसका आंसर हो गया। जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं तो वो अनंत से रेखाएं आती हैं और परावर्तित होकर के ये मुख्य फोकस पर अभिसरित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनाता है। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए 600 नैनोमीटर औसत तरंग दैर्ध्य वाला एक प्रकाश किरण पुंज हवा से कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है, तो प्रिज्म में प्रवेश करने पर यह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसके लिए एक रंग तरंग दैर्ध्य 380 नैनोमीटर है, तो इस विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए माध्यम का अपवर्तनांक हमें निकालना है। मान लेते हैं ये एक प्रिज्म है
आपके समझने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। ये हवा है, हवा का अपवर्तनांक μ1 बराबर क्या होगा, 1 होगा। और कांच है, ये μ2, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं 1 है। यहाँ से एक हमने प्रकाशीय औसत तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश गुजारा है, जिसका वेवलेंथ दिया है हमें 600 नैनोमीटर, λ1 हो। और ये जो है प्रकाश, ये ऐसे पास कर रहा है। बहुत सारे हैं, क्योंकि प्रिज्म में 7 अलग अलग रंग में टूट जाएगा, तो उसमें से एक रंग जिसका तरंग दैर्ध्य 380 नैनोमीटर है, हमें सिर्फ उसका निकालना है। तो ये λ2 हमें मिल गया 380 नैनोमीटर। हमें निकालना है कि विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए माध्यम का अपवर्तनांक यानी x क्या होगा। तो एक कॉची का इक्वेशन है, कॉची का समीकरण बोलते हैं। यह बताता है कि अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होगा। तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमारा फॉर्मूला जो होता है n बराबर लैम्डा एयर बटे में लैम्डा मीडियम। लैम्डा एयर कितना दिया है हमें, 600 नैनोमीटर, और मीडियम में हमें निकाल दिया है 380 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 60 को जब 38 से भाग देंगे तो ये लगभग 1.5789 आएगा। ये अप्रॉक्स कितना होगा, 1.58 के बराबर होगा, जो कि ये है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। गैर पारंपरिक स्रोत पूछ रहा है। तो गैर पारंपरिक स्रोत आमतौर पर नाभिकीय ऊर्जा है, जो जिसे हम पारंपरिक या सीमित स्रोत की श्रेणी में गिना जाता है, जबकि सौर, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा को नवीकरणीय या गैर पारंपरिक स्रोत में मानते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 का 2। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।